कनाडा की सरकार ने एक बार फिर से भारत को कैसे निराश किया है, गूगल इंडिया ने 6 महीने के अंदर भारत को कौन सी गुड न्यूज़ दी है और सबसे इम्पोर्टेंट भारत के पड़ोस में स्थित म्यांमार में कौन सी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान वॉर की सिचुएशन के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ईरान की एम्बेसी ने जो भारत में डोनेशन कलेक्ट की है, उस पैसे से ईरान की एम्बेसी ने भारत में 40 टन की मेडिसिन परचेज करके एक कंसाइनमेंट रेडी कर दिया है। ईरान की एम्बेसी ने कहा है कि उन्होंने इससे पहले 2 छोटे कंसाइनमेंट्स परचेज करके आर्मेनिया रूट से ईरान भेज दिए थे, लेकिन ये तीसरा 40 टन का कंसाइनमेंट अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट होने वाला है जो भारत के लोगों की डोनेशन के कारण हम परचेज कर पाए हैं। ईरान की एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो प्लेन ये मेडिसिन लेकर ईरान जाना था उसको तो अमेरिका ने मशाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर स्ट्राइक्स करके डैमेज कर दिया है, इसलिए अब नया प्लेन और अरेंजमेंट्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वैसे जो ईरान की एम्बेसी ने भारत में डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और अभी भी भारत के कई शहरों में डोनेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं और ईरान का कहना है कि वो आगे भारत से और भी मेडिसिन परचेज करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने देर रात को मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को कॉल करके इनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। सबसे पहले कतर के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नालायन के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और देन इनके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची को भी फोन कॉल करके इनके साथ भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। 28 फरवरी को ये ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से जयशंकर सर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ 6ठी बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और ये 6 बार बात करना साफ दर्शाता है कि जयशंकर सर ईरान के साथ नेगोशिएशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और नेगोशिएशंस को खुद ही लीड कर रहे हैं, वरना 1 महीने के अंदर 6 बार खुद बात नहीं करते। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से और ये काफी निराश करने वाली न्यूज है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि कनाडा में सिख फॉर जस्टिस और कुछ खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने कनाडा के 2 शहरों में खालिस्तान जिंदाबाद रैली निकालने की परमिशन मांगी थी। खास बात यह है कि यह रैली निकाली जानी थी त्रिवेणी मंदिर ब्रैम्पटन जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में आता है और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो सरे ब्रिटिश कोलंबिया में आता है, इनके प्रेमिसेस के बाहर। लिटरली ये दोनों रैलीज 2 प्रोमिनेंट मंदिरों के सामने निकाली जानी है। दुख की बात यह है कि कनाडा की गवर्नमेंट ने राइट टू अ लॉफुल एंड पीसफुल असेंबली और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर सिख फॉर जस्टिस और इन खालिस्तानी समर्थक लोगों को दोनों हिंदू मंदिरों के सामने ये रैली निकालने की परमिशन दे दी है। ऐसे में अब दोनों हिंदू मंदिरों ने कनाडा के अंदर कोर्ट में जाकर अपील दाखिल की है कि प्रोटेस्टर्स को मंदिर प्रेमिसेस के 100 मीटर्स करीब आने की परमिशन ना दी जाए। मंदिरों ने कोर्ट में अपील करने के साथ साथ कैनेडियन पुलिस से भी प्रोटेक्शन मांगी है। हैरानी वाली बात यह है कि इससे पहले साल 2024 के नवंबर महीने में भी सेम इसी तरह से कनाडा गवर्नमेंट ने खालिस्तानी समर्थक संगठनों को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर रैली निकालने की परमिशन दी थी और उस समय भी पुलिस मंदिर को प्रोटेक्शन देने में फेल हो गई थी और उस समय खालिस्तानी सपोर्टर्स ने मंदिर प्रेमिसेस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी और हाथापाई भी की थी। अब इस बार कनाडा की पुलिस मंदिरों को प्रोटेक्शन देने में सफल होती है या फिर नहीं, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के आने के बाद भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस में काफी तेजी से सुधार देखने को मिल रहा था। हरदीप सिंह निज्जर केस में तो भारत को ऑलमोस्ट क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन ये जो मंदिर के सामने खालिस्तानियों को रैली निकालने की परमिशन दी गई है, ये दिखाता है कि अभी भी इस मसले में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और कनाडा में ऐसे रूल्स, लॉज और ऐसे कानून एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ये खालिस्तानी समर्थक लूपहोल निकालकर हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस खालिस्तान वाले मसले का क्या सॉल्यूशन है? भारत सरकार को आखिरकार क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वेस्टर्न देश भारत सरकार की बात मान ही नहीं रहे हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गूगल इंडिया को लेकर और इस अचीवमेंट के लिए न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की भी तारीफ होनी चाहिए। आपको याद होगा आज से 5 महीने पहले गूगल की इंडिया विंग ने $15 बिलियन की भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हमारी कंट्री में स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की थी। अब होता क्या है कि इस तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स आए दिन स्टेट गवर्नमेंट साइन करती रहती हैं, लेकिन कई बार ये MOUs एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होते ही नहीं है। कंपनीज को लैंड एक्विजिशन, लीगल क्लियरेंसेस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स और इस तरह की और कई सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से MOU साइन करने के बाद भी जमीन के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट होते सालों लग जाते हैं। लेकिन गूगल इंडिया ने जो अनाउंसमेंट की है उसने अब सबको हैरान कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
14 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, गूगल इंडिया और भारत सरकार ने MOU साइन किया था और आज न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 6 महीने कंप्लीट होने से पहले ही 28 अप्रैल को गूगल इंडिया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने डेटा सेंटर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहा है। यानी 28 अप्रैल को गूगल इंडिया भारत में अपने डेटा सेंटर की ग्राउंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सेरेमनी में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियान भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। गूगल इंडिया ने कहा है कि वो जुलाई 2028 की कंप्लीशन डेट के टारगेट के साथ चल रहे हैं, यानी जुलाई 2028 को ये डेटा सेंटर वो भारत के अंदर ऑपरेशनल करने का प्लान कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भारत के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाखों जॉब्स क्रिएट करने वाला है। $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट काफी ह्यूज अमाउंट होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने गूगल इंडिया के साथ कोऑपरेट करते हुए केंद्र सरकार को भी लूप में लिया और फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर सारे क्लियरेंसेस और अप्रूवल्स लेकर लैंड एक्विजिशन की और 6 महीनों के अंदर ही इस डेटा सेंटर की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होने जा रही है। आई होप कि बाकी स्टेट्स भी आंध्र प्रदेश के साथ कॉम्पीट करें और जिस स्पीड से विशाखापट्टनम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है, बाकी स्टेट्स भी वैसे ही करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। 3 दिन पहले 3 अप्रैल की देर रात को अफगानिस्तान में 5.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। ऊपर से अफगानिस्तान के कई इलाकों में हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड्स आ रहे हैं। बाढ़ के कारण अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई सारे लोग अफगानिस्तान के अंदर लापता हैं। ऐसे में न्यूज निकल कर आ रही है कि अब भारत की सरकार अफगानिस्तान की मदद करने के लिए सामने आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मटेरियल की कंसाइनमेंट भेज दी है, जिसमें किचन सेट्स, हाइजीन किट्स, प्लास्टिक शीट्स, तरपाल, स्लीपिंग बैग्स और खाने पीने का सामान इंक्लूडेड है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अफगानिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के प्लेन के ऊपर यह सामान भेजा गया है। वैसे भी 2-3 हफ्ते पहले ही भारत ने अफगानिस्तान को मेडिकल सप्लाईज और मेडिकल इक्विपमेंट भेजा था, जिस समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर स्ट्राइक्स करके 400 लोगों को मारा था। और अब 2-3 हफ्तों के अंदर ही भारत की सरकार एक बार फिर से अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये मदद भेज रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो हम अफगानिस्तान की मदद करते रहते हैं, तालिबान रजीम के साथ जो हमारे रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है? हाँ या फिर ना, नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित म्यांमार से, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट देश है। पिछले कुछ हफ्तों से सबका ध्यान ईरान वॉर और मिडिल ईस्ट के ऊपर है, लेकिन पीछे से म्यांमार के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिसको कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट करने के बाद जो ग्लोबल आउटरीच देखने को मिला था और म्यांमार के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे, उसको काउंटर करने के लिए म्यांमार की मिलिट्री ने म्यांमार के अंदर इलेक्शंस करवाए थे। और ये जो इंटरनेशनल प्रेशर और दबाव में आकर इलेक्शंस करवाए गए थे, ये 3 फेजेस में इनकी वोटिंग करवाई गई थी, 28 दिसंबर, 11 जनवरी और 25 जनवरी को। अभी इलेक्शंस भी हो गए हैं और इनके रिजल्ट भी आ गए हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि म्यांमार की पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलिट्री के हेड को ही अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है। सबसे पहले तो म्यांमार मिलिट्री ने जो इलेक्शंस करवाए थे, वो सिर्फ उन एरियाज में करवाए गए जहां पर म्यांमार मिलिट्री का कंट्रोल स्ट्रांग है, और जहां पर रेजिस्टेंस शो करने वाले रिबल ग्रुप्स पावरफुल थे, उन एरियाज में वोटिंग कैंसिल ही कर दी गई। ऐसे में हुआ ये कि म्यांमार मिलिट्री जिस पार्टी को बैक कर रही थी, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, इसने इलेक्शंस के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली है। म्यांमार मिलिट्री के सपोर्ट वाली पार्टी को लोअर हाउस में 231 और अपर हाउस में 108 सीटें मिल गई हैं। अब ये जो म्यांमार की मिलिट्री ने इलेक्शंस करवाए हैं, इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज विनर ऑंग सैन सू की, इनकी जो NLD पार्टी थी, उनको मिलिट्री ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने नहीं दिया। उल्टा NLD पार्टी को ही म्यांमार मिलिट्री ने डिसॉल्व कर दिया था और पार्टी लीडर ऑंग सैन सू की को 27 साल की सजा सुनाकर जेल के अंदर डाला हुआ है। ऊपर से जो रीजनल पार्टीज थी, उन्होंने भी ज्यादा बढ़ चढ़कर इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कोई भी म्यांमार मिलिट्री द्वारा बैक्ड USDP पार्टी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। इसलिए इन इलेक्शंस के अंदर USDP पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि म्यांमार मिलिट्री के चीफ को पॉलिटिकल पार्टी ने देश का प्रेसिडेंट कैसे चुन लिया? अब म्यांमार के अंदर एक रूल है कि प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है। अपर हाउस, लोअर हाउस और इनके साथ साथ मिलिट्री अपॉइंटेड लेजिस्लेटर्स भी म्यांमार के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कोटा के चलते म्यांमार की पार्लियामेंट में 25% सीट्स म्यांमार मिलिट्री को दी जाती हैं, जिनके ऊपर म्यांमार मिलिट्री अपने कैंडिडेट्स को अपॉइंट करती है। अब 25% सीट से तो मेजॉरिटी आती नहीं है, लेकिन इस बार क्योंकि म्यांमार मिलिट्री द्वारा बैक्ड USDP पार्टी ने चुनाव जीते, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में USDP पार्टी के MPs की मेजॉरिटी थी, इसलिए USDP पार्टी ने प्रेसिडेंट पद के लिए म्यांमार आर्मी के चीफ मिन ऑंग हलैंग को नॉमिनेट कर लिया और उन्हीं के पक्ष में वोट किया।
और इस तरह से म्यांमार आर्मी के चीफ बेहद आसानी से म्यांमार का प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके साथ ही मिन ऑन्ग हलैंग ने 30 मार्च को अपना म्यांमार मिलिट्री का कमांडर इन चीफ का पद भी छोड़ दिया, क्योंकि म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक ही व्यक्ति प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ मिलिट्री चीफ बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए म्यांमार के अंदर वहां पर मिलिट्री का नया चीफ अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन नाम के लिए म्यांमार के अंदर सिविलियन प्रेसिडेंट अब वही व्यक्ति बन गया है जो इससे पहले मिलिट्री चीफ था। यानी कि सारी के सारी पावर अभी भी मिन ऑन्ग हलैंग के पास है, जिसने सैन्य तख्ता पलट करके एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराया था। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने म्यांमार के इन इलेक्शंस को शैम यानी कि झूठा और नकली करार दे दिया है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी तक टोटल 2 देशों ने प्रेसिडेंट मिन ऑन्ग हलैंग को इलेक्शंस जीतने के ऊपर बधाई दी है। सबसे पहले बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने और दूसरा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। चाइना ने जो कांग्रेचुलेशंस भेजी हैं उसमें चाइना ने काफी मस्के भी लगाए हैं और कहा है कि वो म्यांमार की नई गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रांग करने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए काफी एक्साइटेड है। खास बात यह है कि भारत की सरकार ने अभी तक इस मसले के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया है। ना ही भारत के विदेश मंत्रालय ने और ना ही जो म्यांमार में भारत की एम्बेसी है उन्होंने म्यांमार के नए प्रेसिडेंट मिन ऑन्ग हलैंग को इलेक्शंस जीतने, चुनाव करने और प्रेसिडेंट बनने के ऊपर बधाई दी है। रशिया, जो म्यांमार मिलिट्री जनता का स्ट्रॉन्ग एलाई माना जाता था, इसने भी प्रेसिडेंट को बधाई नहीं दी है। जबकि रशिया ने तो अभी 5-6 महीने पहले मिन ऑन्ग हलैंग को, जब वो मिलिट्री चीफ था, इसको अपने देश में इनवाइट किया था और ये मॉस्को जाकर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात की थी। वैसे देखा जाए तो रशिया यहाँ पर चुप बैठना अफोर्ड कर सकता है, लेकिन भारत म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है और बॉर्डर एरियाज के अंदर जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पर आज की डेट में एक्टिव हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भारत को म्यांमार की आर्मी और म्यांमार के नए प्रेसिडेंट मिन ऑन्ग हलैंग का सपोर्ट चाहिए होगा और हमें ये सुनिश्चित करना है कि म्यांमार चाइना के करीब ना चले जाए। लेकिन दूसरी तरफ भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सपोर्ट करता है। ऐसे में मिलिट्री प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं तो ये हमारा दोगलापन लगेगा। इसलिए भारत के लिए सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स बन गई है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी चाइना की तरह नए मिलिट्री प्रेसिडेंट को बधाई देनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं। टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।